एक आम सोया चित्त, एक बेहोश चित्त, एक इंद्रियों के वशीभूत जीने वाला चित्त, महत्वाकांक्षा, अहंकार और वासनाओं में पड़ा हुआ चित्त, हर चीज का मूल्यांकन अपने अनुसार करता है, अपने ही सोच को, संस्कारों को और कामनाओं को दूसरों पे थोपता चलता है। एक लोभी व्यक्ति चारों तरफ धन को देखेगा, धनिकों को देखेगा और उसी के अनुसार लोगों का मूल्यांकन करेगा। जो अमीर है वो उसे अच्छा लगेगा, जो गरीब है उसे अच्छा नहीं लगेगा। इसी तरीके से कामी को, विपरीत लिंग को चारों तरफ देखता फिरेगा, उसके आकलन चलते रहेंगे, कौन ज़्यादा आकर्षक, कौन कम आकर्षक और जो भी कुछ, इसी तरीके की सारी चीज़ें चलती रहती है। और एक संबुद्ध जैसा ओशो हमें बार बार बताते रहे, वो इन इंद्रियों, कामनाओं, महत्वाकांक्षा, अहंकारों से पूरा पार होकर चेतना के साथ एकाकार हो जाता है, जिसे संबुद्ध होना कहते हैं, बुद्धत्व को उपलब्ध होना। अब उसके लिए ये कोई भी कसौटियाँ नहीं बचती है। वो उस तरीके से नहीं देखता चीज़ों को कि कोई अमीर है, कि कोई धनिक है, कि कोई ऐसा है, कि कोई वैसा है, क्योंकि वो सीमाएं बची ही नहीं, वो असीम हो चुका। तो और उस असीम की अवस्था से वो अपने उद्बोधन देता है और जो भी लोगों के साथ में वो संपर्क में आता है, तो उसकी तरफ से तो अब कोई ऐसी बाढ़ बची नहीं, कोई कसौटी बची नहीं। लेकिन जो आसपास इकट्ठे होते हैं वो तो वैसे ही लोग होते हैं, वैसे ही सुचित, तो वो उस संबुद्ध के कृत्यों को भी अपने अनुसार आकलन करते रहते हैं, अपनी कसौटियों पे कस कस के उसको ठीक बुरा ये वो करते रहते हैं। अब बार बार ओशो चेताते हैं, जैसे कि प्रेम के बारे में वो कहते हैं कि ऐसा थोड़ी है कि मैं किसी को एड्रेस कर रहा हूँ प्रेम, मैं एक स्टेट में हूँ, एक दशा में हूँ, सतत उससे प्रेम ही बहेगा, भले ही मैं अकेले में बैठूँ, भले ही मैं सबके साथ हूँ। तो शब्दों में या कई तरीके के हमें बार बार झिझोड़ के वो चीज़ों को कहते रहते हैं, लेकिन फिर जो सबके अपने अपने अंधेरे हैं, अब उस अंधेरे पर व्यक्ति कितना काम करता है, कितना वो अंधेरे को ऊपर आने के लिए प्रयास करता है, तपस्या करता है, साधना करता है, कितना उस संबुद्ध के वचनों का, उसके ध्यान विधियों का सहारा लेके उस अंधेरे को छाट के वो बाहर आने की कोई, तो जितना वो करेगा। और फिर जो ओशो की समझ हमें बार बार है, उस पर वो सतर्क रहेगा यार कि ओशो हमें चेता रहे कि कैसे इस तरीके का व्यवहार करना है या नहीं करना है। तो आज जैसे अमृतो जैसे लोग भी हैं जो इतने साल ओशो के करीब रहा, लेकिन कभी उस व्यक्ति ने ये दावा नहीं किया कि ओशो के कब कितना करीब था, न क्या किया, उसने ऐसा बुलाया, न वैसा बोला, न ऐसा किया। मैंने कभी नहीं सुना। वो एक आम सभी लोगों जैसा एक जैसा रह के रहता है। तो लेकिन कई हैं ऐसे भी घनघोर अंधेरे में पड़े हुए, जिनको कभी एक बार मिलने का मौका मिला तो ही चारों तरफ दावा करते फिरते थे कि वो ओशो के बहुत करीबी। और फिर ओशो जैसे रोब टोपे वोपे पहन के ओशो जैसी शक्लें बना के शुरू हो जाते थे। अब उन्हें एक मुलाकात का भी ऐसा अपनी वासना के ग्रस्त, अपनी इंद्रियों के ग्रस्त, अपनी महत्वाकांक्षा और अहंकार के ग्रस्त ऐसा दुरुपयोग कर लिया, और वो दूसरों तक भी वही बेवकूफ़ियाँ फिर पहुँचाते हैं। उनकी जो आने वाली पीढ़ियाँ भी वही सब करती है, क्योंकि वही उनकी प्रेरणा रही, सोच रही, विचार रही। अब काफ़ी सारे लोगों को हम देखते हैं जो ओशो के बहुत करीब रहे या ओशो के काम में सतत पूरी ज़िंदगियाँ लगे रहे, लेकिन किसी तरीके के दावे नहीं करते। इसमें बहुत लोग हैं और बहुत नाम हैं जिनको काफ़ी अवसर मिला, और काफ़ी अवसर इसलिए मिला कि वो इस काबिल थे, उनमें ऐसी योग्यता थी, वो इसकी पात्रता रखते थे कि ओशो के आसपास वो बहुत समय रह सके। क्योंकि अब ओशो को इतना तो दिखता था ना भाई कि मेरे पास होने का कौन कितना दुरुपयोग कर सकता है और आने वाली पीढ़ियों के छाती पे वो मूंग डल सकता है। अब ओशो के छोटे भाई भी डॉक्टर थे, लेकिन ओशो का जो
इलाज किया वो अमृतो ने किया। अपने छोटे भाई से ओशो ने इलाज नहीं करवाया। और ऐसा एक बार बताते हैं कि मनाली में ऐसा हुआ कि जब अचानक अमृतों को जाना हुआ तो जो दूसरे डॉक्टर ने दूसरी तरीके से चीज़ों को देखा, और ओशो को जब उनकी सचिव ने बताया कि जाके कि यार वो ऐसा कह रहे, तो ओशो ने कहा उसको बोला अपना काम करे। तो अब ओशो को किसको कितना अवसर देना है उनके होने का, ये ओशो को ओशो ही तय कर सकता है। जिसमें जितनी पात्रता है उतना ओशो दिए चले जाते। अब ओशो शरीर से चले गए, तो अब उनकी इन सब चीज़ों का कि कब कितने करीब रहें, कब क्या किया क्या किया, इसका काफ़ी सारा दुरुपयोग किया जा सकता है। उस दुरुपयोग करने में ये सारे अंधेरे से ग्रस्त लोग इस बात को नहीं देखते कि वो ओशो की छवि कितनी बिगाड़ देते हैं। अब जैसे कि मैं कल ही पढ़ रहा था एक सज्जन के लिए जो अति विशिष्ट ओशो के सन्यासी, ओशो के सबसे करीबी। अब आपने तो अपना अहंकार को तृप्त कर लिया अति विशिष्ट बन के और सबसे करीब बन के, लेकिन क्या ये विचार का विषय नहीं है कि ये जगत के लिए छोड़ दिया कि ओशो के लिए कोई अति विशिष्ट था, कोई कम विशिष्ट था, कोई बिल्कुल ही विशिष्ट नहीं था, कोई उनके बहुत करीब था, कोई बिल्कुल करीब नहीं था, किसी से वो बहुत प्रेम करते थे, किसी से वो बहुत कम प्रेम करते थे। ये जो सोए चित्त की दशा है वो ओशो पे भी डाल दी। वो भी इसी तरीके से व्यवहार करते हैं, किसी से कम करते हैं, किसी से ज़्यादा करते हैं, किसी को बड़ा मानते हैं, किसी को बड़ा नहीं मानते हैं। ये तो अंधेरे चित्त के मूल्यांकन है जो सतत वो करता रहता है हर स्थिति परिस्थिति में। ऐसा ओशो की दशा थोड़ी ही है क्या। लेकिन ये जो लोग अपने अहम को तृप्त करने के लिए ऐसी बातें बोलते हैं, वो ओशो को भी अपने साथ कीचड़ में या गंदगी में खींच लाते हैं। ओशो ने एक उदाहरण दिया ना जैन फकीर का कई बार, कि कैसे वो बुद्ध की बहुत सारी मूर्तियाँ होती थी, तो अपने बुद्ध तक गंध को पहुँचाने के लिए एक नली से फूंक मारती थी, इससे उसके बुद्ध की नाक काली हो गई। ओशो कहते हैं कि तुम्हारे हाथ में बुद्ध भी पड़ जाए तो तुम उसकी नाक काली कर देते हो। तो ये तो एक प्रतीक रूप में है, लेकिन ये जो अति विशिष्ट बन रहे हैं, ये जो इस तरीके के दावे करते फिरते हैं कि मैं बहुत करीबन, मैं इतना वैसा किया, ये क्या, मैंने ओशो के रहते इस पद पे काम किया, इस तरीके से ओशो ने मुझे ये बोला था। अब ये जो अन्य लोग हैं, एक तो उनकी छाती पे मूंग दलना हुआ, और दूसरा आपने अपनी गंदगी में ओशो को भी खींच लिया। क्या ओशो इस तरीके से व्यवहार करते हैं, इस तरीके से लोगों का मूल्यांकन करते रहते हैं, इस तरीके से लोगों से जुड़ते हैं? किसी को तो ठीक मान रहे हैं, किसी को गलत मान रहे हैं, किसी को महान मान रहे हैं, किसी को कम मान रहे हैं, किसी को बहुत पढ़ा लिखा मान रहे हैं, किसी को कम पढ़ा लिखा। क्या ओशो ऐसे मूल्यांकन करने वाले व्यक्ति? ये तो सोए चित्त की पहचान है। जागृत चित्त ऐसा थोड़ी होता है क्या। लेकिन अब देखो अपने फ़ायदा करवाने के लिए किस तरीके से, अब ये सोशल साइट्स में तो चल निकली है सब बीमारियाँ। जिसको भी जब भी थोड़ा बहुत अवसर मिला, बस उसका पूरा का पूरा ब्याज से ही वो वसूली करे, और वो उनकी वसूली तो हो रही है, उनकी हिंता की ग्रंथि तो तृप्त हो रही है। उनको पुजवाने में मज़ा आ रहा है। उनको जब 10 लोग कहते अरे वाह जी आप तो ओशो से ऐसे मिले थे, ओशो के साथ आपने ट्रेन में सफ़र किया था, तो हर किसी को ऐसा लगता है। लेकिन आपने ओशो को तो अपनी तल पे खींच लिया ना, उसी अंधेरे गंदे तल पे जहाँ पे तुम खड़े हो, कि ओशो भी इसी तरीके से मूल्यांकन करते थे जैसे आम लोग सभी करते हैं। किसी को अच्छा मानते, किसी को अच्छा नहीं मानते, किसी को ज़्यादा अपना करीबी मानते, किसी को कम करीबी मानते। तो ये तो सोए चित्त की दशा है। उस दशा को आपने बुद्ध पे भी डाल दी, संबुद्ध पे भी डाल दी, ओशो पे भी डाल दी। अपने सिर्फ और सिर्फ क्षुद्र अहंकारों को पूर्ण करने के लिए आप ओशो को भी गंदगी में खींच लाते हो। ओशो के लिए कितनी बार वो कहते हैं कि मैं इस तरीके से नहीं सोचता हूँ। अब एक युवक ने ओशो से प्रश्न पूछा कि मैं एक युवती से बहुत प्रेम करता हूँ, और अब जब आप प्रेम के ऊपर बात करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ओशो कहते हैं कि तुम्हारे प्रेम का मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन मैं जिस प्रेम की बात करूँ वो प्रेम नहीं है जिसको तुम प्रेम मान रहे हो। अब आप देखो,
वो व्यक्ति तो ये सोच सकता था कि अरे यार जो ओशो प्रेम के गीत गाते हैं, गरुणा गाते हैं, वो मेरी प्रेम के बारे में बोल रहे हैं। लेकिन ओशो कहते हैं नहीं, मेरा प्रेम वो नहीं है। ओशो कहते हैं कि ध्रुव तारे की तरह मेरे प्रेम को तो ऊपर चमकने दो, वो प्रेरणा बनने दो, तो किस प्रेम से तुम उठ के वहाँ तक आना है। लेकिन मैं उस प्रेम की बात नहीं कर रहा हूँ जिसको तुम प्रेम समझ रहे हो। कितने बार ओशो ने, कितने अवसरों पर हम इन सब चीज़ों के लिए चेताया बार बार। लेकिन जो गहन अंधेरे में पड़े हैं, गहन बेहोशी में पड़े हैं, गहनहीनता की ग्रंथि से ग्रस्त हैं, जो वासनाओं से लथपथ हैं, जो इंद्रियों के ऐसे अटूट बंधन में पड़े हैं, वो तो ओशो की सुने कब? ओशो की सुने होते तो इतने सालों में तो क्रांतियाँ घट गई होती। नहीं सुनते, वो जड़ से जड़ होते जा रहे हैं, गंदे से गंदे होते जा रहे हैं। बदबू आती है तो दूर दूर से भी, लेकिन उस बदबू में वो ओशो को खींच रहे हैं। ओशो को, अब लोगों को तो कोई भी मान लो कहीं पढ़े या देखे तो ये बोले कि ना ओशो भी स्थिति के, ओशो के कोई करीब होता था। राजनेता हैं क्या ओशो? कि कोई तो उनका बड़ा कट्टर चम्मच और कोई उनका चम्मच नहीं। ओशो जैसे एक संबुद्ध को, ओशो जैसे एक मनीषी को अपनी चीज़ों में लपेट के इस तरीके से गंदगी में लाते शर्म। मैं इसीलिए बार बार कहता हूँ कि जो कई नाम हैं और बहुत लोग हैं जिनने रात दिन ओशो के पास काम किया, शून्य है, मनीषा है, आनंदो है, और भी कई सारे नाम हैं, और बहुत सारे लोग पूरा जीवन ओशो के काम में लगे, लेकिन इस तरीके के कोई दावे वो नहीं करते हैं। इस तरीके के अपनी गंदगियों में ओशो को खींच के वो नहीं लाते, और इसीलिए वो मुझे ज़्यादा और यही आप देखो फर्क कि ओशो ने उनको ज़्यादा अवसर दिया, वो बहुत ज़्यादा ओशो के साथ रहे। और ये जो दावे करते फिरते हैं कभी कभार मिले, लेकिन ये कभी कभार में भी आप देखो कैसे ये बन बैठे हैं मौलवी, और कैसे वो बन रहे हैं ओशो के बड़े, वो जैसे कि उत्तराधिकारी तो वही है, सब कुछ ओशो का। सोचो कि अगर अमृतो जितना अवसर इन टुच्चों को दिया होता तो कितना ना छाती पे मूंग करते। थोड़े से अवसर का आज तक ऐसा भयानक दुरुपयोग कर रहे हैं, तो आने वाले जो लोगों को ओशो ने इतना अवसर दिया, उतना इनको दिया होता तो ये क्या करते? कोई कल्पना कर सकता है? और यही चीजें रही होगी कि ओशो ने इतने सोचितों को उतना अवसर नहीं दिया। जो थोड़े जागृत थे, जो सचेत थे, जो अपने पे काम करने को सतत तैयार थे, उनको ज़्यादा अवसर दिया। जिसमें जितनी पात्रता थी उतना उसे मिला, और उनने ओशो का आदर किया। इस तरीके की किसी बात में और इस तरीके की किसी चीज़ में वो ओशो को खींच के नीचे के तल पे नहीं लेके आए। ओशो को आज भी वो समुद्र की स्थापना दशा में ही रखते हैं। ये बड़ी गहरी बातें हैं, लेकिन बाहरी टुच्चे मूल्यांकनों पे जो सचमुच के परम शिष्य हैं, उनको तो ये भद्दी चीज़ें बोलते हैं, उनको हत्यारे तक बना देते हैं। और ये जो टुच्चे हैं, जो ओशो को अपने साथ अपनी गंदगी में खींच के लाते हैं, उनको ये महान लगते, क्योंकि इसी तरीके से अंधेरे से भरे हुए लोगों की एक भीड़ है जो इसी तरीके से मूल्यांकन करती है। तो ये चीज़ें समझने की है कि कौन क्या है। मैं अमृतो और अमृतो जैसे जो अनेक लोगों ने रात दिन ओशो के साथ काम किया, उनको भी देखा, उनके काम को भी देखा, उनको बातें भी देखी, उनके मैंने लिखे भी पढ़े। कभी अपने आप को इस बात के लिए बहुत दावे नहीं किए। कभी नहीं सुना मैंने कि विवेक ने कहीं लिखा हो, जी मैं तो कितने ओशो के साथ रहती हूँ, मैं किसी ओशो के साथ कभी भी जा सकता हूँ। एक शब्द मैंने कहीं नहीं पढ़ा नहीं विवेक के बारे में ऐसा कुछ, या और भी कई। तो ये टटपुंजी लोग अपनी टटपुंजी अवस्थाओं से ओशो को भी उस टटपुंजी अवस्था में खींच लाते हैं। इसके प्रति जितना ज़्यादा सतर्क रहेगा उतना ही अच्छा है।